हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक स्टूडियो में आपका स्वागत है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ऑडियो सीरीज में आप मेरे साथ सुनेंगे चैप्टर 6 इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो पॉलिसी। नकारात्मक दृष्टिकोण। आक्रामक और रक्षात्मक निवेशक के लिए जो आप करते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप जो नहीं करते हैं। इस अध्याय में ग्राहम आक्रामक निवेशकों के लिए अपने डॉट्स सूचीबद्ध करते हैं। जंक यार्ड डॉग्स, हाई रिटर्न बॉन्ड जिन्हें ग्राहम सेकंड ग्रेड या लोअर ग्रेड कहते हैं और आज इसे जंक बॉन्ड कहा जाता है, अपने दिन में डिफ़ॉल्ट निवेश के जोखिम को दूर करने के लिए एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए बहुत महंगा और बोझिल था। आज हालांकि 130 से अधिक म्यूचुअल फंड जंक बॉन्ड में विशेषज्ञ हैं। ये फंड कार्टलोड द्वारा जंक खरीदते हैं। वे दर्जनों अलग अलग बॉन्ड्स रखते हैं। यह विविधता की कठिनाइयाँ के बारे में ग्राहम की शिकायतों को कम करता है। 1978 के बाद से जंक बॉन्ड बाजार का 4.4% वार्षिक औसत डिफ़ॉल्ट रूप से चला गया है, लेकिन उन चूक के बाद भी जंक बॉन्ड ने 10 सालों के वार्षिक ट्रेजरी बॉन्ड के लिए 8.6% बनाम 10% की वार्षिक वापसी की है। दुर्भाग्यवश अधिकांश जंक बॉन्ड फंड उच्च शुल्क लेते हैं और आपके निवेश की मूल राशि को संरक्षित करने का खराब काम करते हैं। यदि आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो एक जंक फंड उपयुक्त हो सकता है जो आपकी पेंशन के पूरक के लिए अतिरिक्त मासिक आय की तलाश कर रहे हैं और मूल्य में अस्थायी टम्बल सहन कर सकते हैं। यदि आप किसी बैंक या अन्य वित्तीय कंपनी में काम करते हैं तो ब्याज दरों में तेज वृद्धि आपके रेट को सीमित कर सकती है या यहाँ तक कि आपकी नौकरी की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए एक जंक फंड जो ब्याज दरों में वृद्धि के दौरान अन्य बॉन्ड फंडों से बेहतर प्रदर्शन करता है के रूप में समझ में आता है। आपके 401 के में एक प्रतिद्वंदी है एक जंक बॉन्ड फंड। हालांकि बुद्धिमान निवेशक के लिए यह केवल एक मामूली विकल्प दायित्व नहीं है। ग्राहम ने जंक बॉन्ड की तुलना में विदेशी बॉन्ड को बेहतर शर्त नहीं माना। आज हालांकि विदेशी बॉन्ड के एक किस्म में निवेशकों के लिए कुछ अपील हो सकती है जो बहुत सारे जोखिम का सामना कर सकते हैं। लगभग 1 दर्जन म्यूचुअल फंड ब्राज़ील, मेक्सिको, नाइजीरिया, रूस और वेनेजुएला जैसे उभरते बाजार देशों में जारी बॉन्ड में विशेषज्ञ हैं। कोई समझदार निवेशक इस तरह मसालेदार होल्डिंग्स में कुछ बॉन्ड पोर्टफोलियो का 10% से अधिक नहीं रखेगा, लेकिन उभरते बाजार बॉन्ड फंड शायद ही कभी अमेरिकी शेयर बाजार के साथ समन्वय में चल पाते हैं। इसलिए वे दुर्लभ निवेशों में से एक हैं जिनके डाउन होने के कारण भी गिरने की संभावना नहीं है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो में आराम का एक छोटा कोना मिल सकता है जब आपको इसकी आवश्यकता हो। जैसा कि हम पहले से ही अध्याय 1 में देख चुके हैं, एक समय में कुछ घंटों के लिए व्यापार होल्डिंग स्टॉक दिन वित्तीय आत्महत्या करने के लिए कभी भी सबसे पहले हथियारों में से एक है। आपके कुछ व्यापार पैसे कमा सकते हैं और आपके ज़्यादातर व्यापार पैसे खो देंगे, लेकिन आपका ब्रोकर हमेशा पैसे कमाएगा और स्टॉक खरीदने या बेचने की आपकी उत्सुकता आपकी रिटर्न को कम कर सकती है। कोई भी जो स्टॉक खरीदने के लिए बेताब है वह किसी भी विक्रेता इससे भाग लेने के इच्छुक होने से पहले हाल ही के शेयर मूल्य के 10 सेंट अधिक बोली लगा सकता है। बाजार प्रभाव नामक अतिरिक्त लागत आपके ब्रोकरेज स्टेटमेंट पर भी कभी दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह वास्तविक है।
यदि आप स्टॉक के 1000 शेयर खरीदने के लिए उत्सुक हैं और आप इसकी कीमत केवल 5 सेंट तक बढ़ाते हैं तो आपने एक अदृश्य लेकिन बहुत वास्तविक $50 खर्च किए हैं। फ्लिप पक्ष पर जब घबराहट निवेशक एक स्टॉक बेचने के लिए बेकार है और वे इसे हालिया कीमत से कम के लिए डंप करते हैं तो बाजार प्रभाव फिर से घर पर आ जाता है। व्यापार की लागत आपके रिटर्न को सैंड पेपर के इतने सारे स्वाइप की तरह पहनती है। एक गर्म छोटे स्टॉक को खरीदना या बेचना 2% से 4% हो सकता है कि जब मनुष्य किसी घटना की संभावना या आवृत्ति का अनुमान लगाते हैं तो हम इस निर्णय को इस बात पर आधारित नहीं करते हैं कि घटना वास्तव में कितनी बार हुई है, लेकिन पिछले उदाहरण कितने ज्वलंत हैं। हम सभी अगली माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम पहले माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने से चूक गए थे, लेकिन हम आसानी से इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हैं कि अधिकांश अन्य आईपीओ भयानक निवेश थे। यदि आप कभी भी आईपीओ बाजार के दुर्लभ विजेताओं में से एक नहीं बल्कि एक व्यावहारिक असंभवता को याद करते हैं तो आप $530 बिलियन लाभ अर्जित कर सकते थे। अंत में आईपीओ पर अधिकतर उच्च रिटर्न एक विशेष निजी क्लब के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। बड़े निवेश बैंक और फंड हाउस को जो स्टॉक को सार्वजनिक व्यापार शुरू करने से पहले प्रारंभिक कीमत पर शेयर प्राप्त करते हैं। शेयरों में सबसे बड़ा रन अप अक्सर इतना छोटा होता है कि कई बड़े निवेशकों को कोई शेयर नहीं मिल सकता है जो वहां बस जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि लगभग हर निवेशक की तरह आप आईपीओ तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके शेयरों ने विशेष प्रारंभिक मूल्य से ऊपर रॉकेट की तरह प्रदर्शन किया है तो आपके परिणाम ज़बरदस्त होंगे। 1980 से 2001 तक यदि आपने अपनी पहली सार्वजनिक बंद कीमत पर औसत आईपीओ खरीदा था और 3 वर्षों तक आयोजित किया था तो आप सालाना 23% से अधिक अंक बाजार से कम प्रदर्शन करेंगे। शायद कोई अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आईपीओ खरीदना एक बुरा विचार है क्योंकि यह झूठे तौर पर ग्राहम के सबसे मौलिक नियमों में से एक का उल्लंघन करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अन्य लोग स्टॉक खरीदना चाहते हैं, आपको केवल तभी खरीदना चाहिए जब स्टॉक एक वांछनीय व्यवसाय का मालिक बनने का एक सस्ता तरीका हो। पहले दिन की चोटी पर निवेशक बीए लिनक्स के शेयरों का कुल $12.7 बिलियन पर मूल्यांकन कर रहे थे। कंपनी का कारोबार क्या लायक था? 5 साल से भी कम उम्र के बीए लिनक्स ने अपने सॉफ्टवेयर और सेवाओं के $44 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी कुल शेयर बेचे थे, लेकिन इस प्रक्रिया में $25 मिलियन खो दिए गए थे। हालांकि वित्तीय तिमाही में बीए लिनक्स ने बिक्री में $15 मिलियन कमाए थे, लेकिन उन पर $10 मिलियन खो दिए गए थे। तब यह कारोबार हर डॉलर में लगभग 70 सेंट खो रहा था। बीए लिनक्स का संचित घाटा $30 मिलियन था। यदि बीए लिनक्स एक निजी कंपनी है जो उस व्यक्ति के स्वामित्व में है जो अगले दरवाजे पर रहता है और वह पैकेट बाड़ पर झुक गया और पूछा कि आप अपने संघर्ष से छोटे व्यवसाय को अपने हाथों से लेने के लिए कितना भुगतान करेंगे,
तो क्या आप जवाब देंगे? ओ, $12.7 बिलियन, मुझे इसमें कोई अचंभा नहीं लगता। या फिर आप विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हैं, अपने बारबेक्यू ग्रिल पर वापस आते हैं और आश्चर्य करते हैं कि पृथ्वी पर आपका पड़ोसी धूम्रपान कर रहा था। विशेष रूप से अपने फैसले पर निर्भर करते हुए हम में से कोई भी मृतक को लगभग $13 बिलियन का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होगा। लेकिन जब हम निजी तौर पर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक होते हैं तो मूल्यांकन अचानक लोकप्रिय प्रतियोगिता बन जाता है। तो स्टॉक की कीमत उस व्यापार के मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण लगती है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है। जब तक कोई अन्य स्टॉक के लिए आपके द्वारा किए गए भुगतान के अधिक भुगतान करेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यवसाय क्या लायक है। व्यापार के पहले दिन एक रॉकेट की तरह ऊपर जाने के बाद BLNX एक मक्खन वाली ईंट की तरह नीचे आया। 9 दिसंबर 2002 तक स्टॉक के $239.5 के 3 दिन बाद BLNX प्रति शेयर $1.19 पर बंद हुआ। साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष वजन बुद्धिमान निवेशक को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि IPO केवल प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए खड़ा नहीं है, अधिक सटीक रूप से यह भी निम्न के लिए सॉर्टेड है। यह शायद अधिक मूल्यवान है, केवल कल्पनात्मक भाव, लाभ, अंदरूनी निजी अवसर या बेवकूफ़, निरर्थक और अपमानजनक।